Hello dear students, welcome to lecture number 4 on permutation and combination। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टोरियल नोटेशन और एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर इन एन फैक्टोरियल फाइंड किया था और उम्मीद है आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग एन फैक्टोरियल का मीनिंग एक्चुअली परमुटेशन के रेफरेंस में क्या होता है वो सीखेंगे। और आज हम दो और सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, एक एनपीआर और एक एनसीआर। ठीक है, उनका मीनिंग क्या होता है परमुटेशन के रेफरेंस में वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन फैक्टोरियल के बारे में चर्चा। देखो, हमने जो फैक्टोरियल नोटेशन में पढ़ा था कि फॉर एनी n belongs to n, for any n belongs to n, n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या समझा था? n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये हमने n फैक्टोरियल का मीनिंग अभी तक समझा। अब आज इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से करते हैं। n फैक्टोरियल का मीनिंग है सपोज वी हैव n distinct objects। हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इस चैप्टर में जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते हैं उसके बाद में हम एक दूसरा केस डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ अलाइक और कुछ डिस्टिंक्ट होते हैं, और लास्टली एक केस हम डिस्कस करते हैं जब सारे अलाइक होते हैं। तो ये तीन केसेस में हमें लगभग हर प्रॉब्लम आने वाले समय में डिस्कस करनी है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल इतना लिख देते हैं वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स तो ये बात गलत होगी। तो यहाँ पर वर्ड्स का मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, total number of arrangements of these n objects, taking all at a time, taking all at a time is equal to n factorial। ये भी n फैक्टोरियल होता है। मतलब हम आज भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही करने वाले हैं जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया, लेकिन आज हम उन प्रॉब्लम्स को एक सिंबॉलिक फॉर्म देने वाले हैं, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत आ गई है। बिकॉज आने वाले समय में डेटा और बड़ा होने वाला है, इसलिए एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना जरूरी हो गया है। तो पहले इसको समझते हैं कि क्या मीनिंग है। देखो, मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो कि ये n बॉक्सेस में मुझे अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 अप टू n बॉक्सेस में। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। टेकिंग ऑल एट ए टाइम बोल दिया, इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को लेना है आपको। ठीक है, और एक को एक ही बार लेना है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? n तरीके हैं। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? n-1। इसे फिल करने के कितने तरीके हैं? n-2। इसे बिल्कुल। और लास्ट में जब एक ही रह जाएगा, क्योंकि ये nth प्लेस है, दिस इज nth प्लेस, तो यहां पर इसको एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है। इसका मतलब एफपीएम का यूज करके अगर मैं आपको बोलूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बने या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बने या इसके टोटल अरेंजमेंट्स कितने, वो एक ही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हो गए बेटा। यहां पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो करते थे हम अभी तक, तो कितने हुए? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि ये भी 1 से लेके n तक के कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ही है, जिसे हम n फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सपोज एक वर्ड है मुदित,
MUDIT, मुदित। मुदित वर्ड में टोटल 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर्स को लेकर टोटल 5 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं? इन 5 लेटर्स को लेकर टोटल 5 लेटर वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं? तो अभी तक तो आप लोग क्या कर रहे थे? ऐसे 5 बॉक्स बना रहे थे भाई, 5 बॉक्स बना रहे थे ना हम लोग, 1 2 3 4 5। फिर इसको 5 तरीके से, इसको 4 3 2 1 ऐसे बढ़ते थे। लेकिन यहां पर क्या है, आपने देखा भाई 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर वर्ड ही बनाना है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आप 5 फैक्टोरियल बोल दो। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना, रिपीटेशन नॉट अलाउड में है ये। तो सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 इसका आंसर होगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, रमेश, RAMESH, ठीक है। अब इसमें टोटल 6 लेटर्स हैं। ओल्ड डिस्टिंक्ट, ओल्ड डिस्टिंक्ट है कि नहीं है? और हमसे कोई पूछे कि इन लेटर्स को लेकर टोटल 6 लेटर वर्ड्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स, तो आप सीधा सीधा आंसर बोलेंगे 6 फैक्टोरियल। ये है फिर से रिपीटिशन नॉट अलाउड, राइट, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी क्या है, कई बार मतलब सवाल ये ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बॉक्सेस बनाने से हम बच जाते हैं। क्योंकि हमने जब ये डिस्कस किया तो आपके मन में एक सवाल, तो एक नहीं एक्चुअली 2 सवाल यहाँ पर आ जाने चाहिए। पहला सवाल, अगर रिपीटिशन अलाउड हुआ तो क्या आएगा फिर आंसर। दूसरी बात, जब हम हर एक को ले रहे हैं तो n फैक्टोरियल हुआ, लेकिन कुछ को लेना हुआ, मान लो जैसे मेरे पास ये 5 लेटर्स हैं और इन 5 में से मुझे केवल 3 को लेकर वर्ड बनाने हैं या केवल 4 को लेकर वर्ड बनाने हैं, तो उसका क्या तरीका है? तो ये चीजें हम अभी सीक्वेंस में ही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें केवल एक लेटर को एक ही बार लेना है या एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार लेना है, तो आपने देखा कि इसका जो आंसर आया वो n फैक्टोरियल आया। लेकिन अगर इसमें रिपीटिशन अलाउड होता, देन ईच प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज। तो n इंटू एन इंटू एन, n बार मल्टीप्लाई होता उसका, तो आंसर हो जाता n टू द पावर n। ठीक है, तो ये आंसर अभी भी वही है, सेम सेम। समझ में आ गया? ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले n फैक्टोरियल के बेस पे ही, और फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। ओके, लिखिए, लिखो। थोड़ा बहुत साथ साथ भी लिखते रहा करो। फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आराम से लिखो। ऊपर की 2 लाइन मिटा रहा हूँ, तब तक एक क्वेश्चन लिख लूंगा मैं, अब बाकी का लिख लो आराम से।
In how many ways all the letters of the word Jhansi can be arranged in a row, in ये एक लाइन में, so that can be arranged so that, या if the, ऐसे लिखो, if the word, अब इसमें 4-5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये मिटा दूं ना, हो गया होगा, ठीक है। ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, वैसे इजी है। देखो पहला सवाल, in how many ways all letters of the word झांसी can be arranged in a row if the word, अब पहला सवाल है इसमें, start with a vowel। पहला क्वेश्चन, start with a vowel, ठीक है। सेकंड, end with a vowel, end with a vowel, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, starts with a vowel, starts with a vowel and ends with a vowel, and ends with a vowel। Fourth, either start with a vowel, either start with a vowel or ends with a vowel, ends with a vowel। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, neither start with a vowel, neither start with a vowel nor ends with a vowel, nor ends with a vowel। और एक सवाल ले लेते हैं, vowels are, all vowels जितने भी हैं इसमें, all vowels are together, all vowels are together। और एक और सवाल ले लेते हैं, no two vowels are together, no two vowels are together। no two vowels are together को ऐसा भी बोल सकते हैं इसी क्वेश्चन को, that is vowels are separated, vowels are separated। इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, जैसे आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, या आपने देखा होगा कि आपने एक सवाल देखा, 4 boys and 4 girls have to arrange in a row, all the 4 girls are together or all the 4 boys are together or boys and girls are alternate। तो उसका काफी कंसेप्ट जो है ना आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आइडिया सेम ही रहता, ठीक है। तो चलिए एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे कि भी जो झांसी लिखा हुआ है, तो ये ए और आई, ये दो वोवेल हैं और इसमें टोटल 6 लेटर्स हैं, टोटल जो है 6 लेटर्स हैं और 2 वोवेल हैं इसमें। तो अब अगर मैं आपको पहले सवाल का आंसर देना चाहूं, क्योंकि देखो सवाल में स्टार्टिंग में बोल दिया, इन हाउ मेनी वेज ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, सारे लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है, जो भी वर्ड बनाएंगे। और रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, ये हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं एन फैक्टोरियल की, राइट। अब देखो आपने ये 6 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 बॉक्स बनाए आपने। अब इन 6 बॉक्सेस में सवाल में पहले में क्या बोला, स्टार्ट विद ए वोवेल। इसका मतलब जो ग्रीन में देखो ए और आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्लेस है ये आप दो तरीके से भर सकते हो, यहाँ पर या तो ए आएगा या तो आई आएगा। जब ये प्लेस फिल हो गया मेरे पास, बाकी के बच्चे 5 बंदे, भाई अगर मान लो यहाँ ए आ गया
तो आई तो बाकी के साथ मिल गया ना, अभी 5 लेटर्स हैं और आगे बॉक्सेस भी 5 हैं, तो 5 लेटर को 5 बॉक्सेस में अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल। ये यहां से लेके और यहां तक केवल आज लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कल हम जो कल तक कर रहे थे उसको लिख रहे थे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी अभी हमने सीखा कि जितने लेटर हैं और उतने सारे सारे अरेंज करने हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, तो सीधा सीधा आप एन फैक्टोरियल लिख सकते हो क्योंकि वो उतना ही आता है। तो ये जो है 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 240। बोलो समझ में आया कि नहीं पहला सवाल। उम्मीद है कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उसका आंसर भी 240 आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार आप लोग ये 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन 2 वेज and the other 5 objects can be arranged in these 5 boxes in 5 factorial ways। तो 5 factorial into 2 again 240, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, कल लास्ट में एक सवाल ऐसा रह गया था, ठीक है ना। तो लोगों को लग रहा होगा कि सर को तो याद नहीं है कि वो क्वेश्चन करना है, बट मुझे याद था। ए यूनियन बी टाइप का है ये, है कि नहीं। इसमें क्या बोला, स्टार्ट विद वोवेल एंड, नहीं और वाला नहीं है क्या, अच्छा अभी ये फोर्थ में आएगा, चलो ठीक है, ये और अच्छी बात है। स्टार्ट्स विद वोवेल एंड एंड्स विद वोवेल। तो मतलब क्या हुआ थर्ड वाले में कि आपने ये फिर से 6 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस प्लेस को आप दो तरीके से भर सकते हो और इस प्लेस को एक तरीके से, क्योंकि आपको यहां भी वोवेल चाहिए और यहां भी वोवेल चाहिए। बीच के जो 4 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं, ये 4 फैक्टोरियल तरीके से इसमें अंदर अरेंज किए जा सकते हैं। तो टोटल इसका आंसर आ गया 2 इंटू 24 मतलब 48। अभी तक आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं हम, क्योंकि सबको फिल करना है, यहाँ चॉइस नहीं है हमारे पास कि आप ऐसा करो, इस बॉक्स को भर दो या इसको भर लो या इसको भर लो, ऐसा नहीं है। ऑल द बॉक्सेस हैज टू बी फिल्ड। ओके, तो ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ पे। either start with a vowel or ends with a vowel। either start with a vowel or ends with a vowel, मतलब क्या हुआ इसका। देखो, अगर मैं स्टार्ट वोवेल से करता हूं तो स्टार्ट विद वोवेल में ये आ जाएगा 240। जब मैंने एंड विद वोवेल किया तो 240 आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कोई केस है जो यहां भी आया हो और यहां भी आया हो? है ये वाला केस, जब यहां भी आया और यहां भी आया। देखो, जब आपने यहां से शुरू किया तो आपने ए और आई में से किसी एक को यहां भरा होगा, तो इन बाकी के 5 फैक्टोरियल में यहां पर अगर यहां ए आया तो आई भी आया होगा ना, बना होगा नहीं ये केस, जब यहां आई आया होगा। और ऐसे ही जब आपने आई से स्टार्ट किया होगा तो यहाँ ए वाला बना होगा। या ऐसे समझ लो कि जब यहाँ आपने ए पे एंड किया तो यहाँ स्टार्ट में आई आया होगा, पक्का है। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए आइदर और वाला, तो उसको कैसे डील करना है, ये ऊपर के 3 क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि हम इनका 3 का आंसर लिख चुके। देखो, आइदर स्टार्ट और एंड्स विद ए वोवेल, तो आप समझो आइदर स्टार्ट यानी कि ये तो ए हो गया, आइदर स्टार्ट विद वोवेल ये तो ए है, और एंड्स विद वोवेल ये बी है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो मतलब आपसे ये पूछा गया कि एन ए यूनियन बी बताओ, एन ए यूनियन बी। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम वेन डायग्राम में ए यूनियन बी करते थे ये ऐसे रहता था। जब आप ए लोगे पूरा ए, तो आपने ए ये पूरा लिया, ये ए हो गया। जैसे ही आपने ए के सारे एलिमेंट लिखे तो ए इंटरसेक्शन भी उसमें कवर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप बी के सारे लिखो, ये ए इंटरसेक्शन भी फिर से कवर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया। जबकि जब ए यूनियन बी करते हैं तो ए यूनियन बी में तो एक ही बार आता है ना पूरा को पूरा, ये 2 बार काउंट थोड़ी करते हैं हम इंटरसेक्शन बी, एक ही बार करते हैं ना। इसका मतलब ये एक केस जो इंटरसेक्शन वाला है वो 2 बार काउंट होता है, इसलिए आपको एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो ए यूनियन बी के बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, आप ये यूज करोगे।
एन ए का मतलब क्या है? स्टार्ट्स विद वोवेल, तो ये हमने निकाला है आंसर, दैट इज 240, एंड्स विद वोवेल 240, और माइनस कौन सा? स्टार्ट भी वोवेल से एंड भी वोवेल पे, मतलब कितना? 48, 48 मतलब 480, और माइनस 48 432, है ना, 432। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ सकते ना। ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट वन, आइदर ए और बी और बोथ। ए यूनियन बी का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्टली वन, ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, समझे? किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, पूछ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। यस। जब दो बंदे हैं, दो दो वोवेल्स हैं, तो अगर स्टार्ट तो किसी एक से ही होगा ना, तो दूसरे पे एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? कंपलसरी है, देख मैं बताता हूँ, समझ कैसे हुआ होगा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ इस बात को। मैं इसमें पूरा कंफर्म था कि किसी न किसी को डाउट इसमें रहना चाहिए, इसलिए मेरे पास इसका एक और तरीका है। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जो 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आई पे एंड हुआ। ऐसे कितने बंदे हैं? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। बोलो है कि नहीं? और आई से स्टार्ट हुआ, आई से स्टार्ट हुआ और ए पे एंड हुआ, तो अगेन 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24, है कि नहीं? जब आपने केवल ए से स्टार्ट किया था और आपने 240 लिखे थे पहले के क्वेश्चन में, उन 240 में ये 24 आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए? और जब आपने आई से स्टार्ट किया था और ए पे एंड किया था, ये 24 तब भी आए थे। तो ये 48 जो है, ये 2 बार काउंट हो चुके हैं, ए से स्टार्ट करने में भी, वोवेल पे स्टार्ट करने में भी, और वोवेल पे एंड करने में भी, जबकि काउंट तो ये एक ही बार होना था ना। 2 बार काउंट हुए कि नहीं हुए? लेकिन काउंट तो एक बार करना था ना, ये काउंटिंग तो डबल हो गई है ना। मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कंफ्यूजन वैसे होना तो नहीं चाहिए। देखो देखो देखो, समझो, फिर से समझो, आइदर स्टार्ट और एंड्स विद ए वोवेल। चलो इसको मैं पूरा डिटेल में लिखता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। आइदर स्टार्ट और एंड्स विद ए वोवेल, ये नंबर चाहिए मुझे। तो मैं इसको लिखूंगा, नंबर जो स्टार्ट विद ए वोवेल प्लस नंबर जो एंड्स विद अ वोवेल माइनस नंबर स्टार्ट एंड एंड्स विद अ वोवेल, स्टार्ट एंड एंड विद अ वोवेल। ठीक है? देखो, इस चीज को एक्सप्लेन करने का एक दूसरा तरीका है बहुत शानदार। मुझे ये बताओ, मैं इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ। मान लो मेरे पास 10 नेचुरल नंबर हैं, 1 to 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने आपसे ये पूछा, among the numbers 1 to 10 how many numbers are either divisible by 2 or 3? बताओ कितने होंगे आंसर? How many numbers from 1 to 10 are either divisible by 2 or 3?
आइदर डिविजिबल बाई 2 और 3, बताओ। तो पहले डिविजिबल बाई 2 देखो, ये 1 2 3 4 5, ये डिविजिबल बाई 2 है, तो 5 हुएगी नहीं, प्लस डिविजिबल बाई 3, 1 2 3 प्लस 3, तो ये माइनस जो दोनों से डिविजिबल है वो घटाना पड़ेगा कि नहीं, एक दो बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ, अब भी नहीं समझे। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, जब आपने स्टार्टिंग वोवेल से किया तो एंड वाले वोवेल वाले भी उसमें आ गए, जब आपने एंड वोवेल से मतलब एंड पे वोवेल था तो स्टार्ट वोवेल से वो भी आ गए, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वोवेल वो दो बार आ चुका, इसलिए एक बार कम करना पड़ेगा। अब भी नहीं समझे क्या? ठीक, उससे क्या फर्क पड़ा, पहले 3 और 2 भर देंगे उसमें। देखो अगर इसमें 3 वोवेल होते तो पहले प्लेस को और स्टार्ट विद वोवेल करना था, तो 3 तरीके से भरते, उसमें क्या माइन, ये अलग चीज होगी ना। मतलब देख, इसमें अगर मैं यहाँ पर एक जबरदस्ती का झांसी की स्पेलिंग खराब करके ई और डाल दूं, तो ए ई आई आ गया ना वो, है। और अभी ये पूछा कि स्टार्ट विद वोवेल, तो मैं उस प्लेस, अब टोटल बनेंगे 7 बॉक्स, तो पहले बॉक्स को 3 तरीके से भरा जाएगा और बाकी के बंदे बचे 6, तो 6 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। और अगर एंड विद वोवेल बोला तो भी 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब अगर ये बोला कि स्टार्ट भी वोवेल से और एंड भी वोवेल पे, तो पहला प्लेस 3 तरीके से और लास्ट प्लेस 2 तरीके से भरने के बाद बीच में बचे 5, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू बीच के 5, 5 फैक्टोरियल, वो घटाना पड़ेगा। यस, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा अब इस पे आओ, अब तो आ ही गया होगा समझ में, उम्मीद है। अब आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, नाइदर स्टार्ट विद वोवेल नॉर एंड्स विद वोवेल, ये कौन सा सवाल हो गया? ये हो गया डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हुआ कि नहीं? याद आ रहा डिमॉर्गन लॉ क्या था? डिमॉर्गन लॉ था कि भाई ना तो ए से स्टार्ट होता है और ना ही बी पे एंड होता है, मतलब ना तो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है ना तो वोवेल पे एंड हो रहा है। इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो इसका मेथड वन, अगर आप सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में समझ जाओ, तो आपसे ये पूछा गया है कि एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बताओ। ए का मतलब है स्टार्ट विद वोवेल, बी का मतलब है एंड विद वोवेल। अब इसका मतलब है ना तो ए पे ना तो स्टार्ट होता है और ना ही एंड होता है, राइट। तो ये जो है आप लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ से ऐसे पढ़ा था, ए यूनियन बी का बार लिख सकते हो आप इसको, दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ दो थे, याद करो। एक तो था ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को यूनियन बदलता है, था कि नहीं? और किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से उसको घटा देना, u माइनस ए, था कि नहीं? तो यहां पर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये हो गया एन यू यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। समझे नहीं समझे? तो इसका मीनिंग ये हुआ, यूनिवर्सल का मतलब होगा टोटल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो कितने लेटर्स चाहिए? 6। हाँ मतलब 6 फैक्टोरियल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, 6 लेटर्स हैं, 6 बॉक्सेस में अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये तो हो गया 6 फैक्टोरियल माइनस ये कौन से हैं जो अभी अभी क्वेश्चन किया, 432, एन ए यूनियन भी वही तो निकाला आपने, तो 432, मतलब ये पूरा लिखना पड़ा, कितना होता है ये 7 12 यस, और माइनस 432 कितना हो गया 2, 11 में से 3 गया 8, बिल्कुल 288, ये इसका आंसर होगा। ये तो हो गया। और मैं बताऊं, अगर तुम लोग इसको दिमाग में कनेक्ट कर लो ना प्रॉपर तरीके से सेट के साथ में, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिवली जल्दी आंसर आते हैं। और अभी दूसरा तरीका देखो इसका, उसमें भी वो भी समझ में आ जाएगा ऐसे तो, पर ये तरीका ज्यादा काम का है। तो
नोट करो एक बार, फिर मेथड 2 बताता हूँ। नहीं, तीनों घटाने पड़ेंगे। यस। हाँ। ओके, अब मेथड 2 पे आओ इसके। ये डिमॉर्गन्स लॉ साइड में लिख लेना, याद रहेगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या था, बहुत जगह काम आएगा, आगे प्रोबेबिलिटी में भी आएगा काम। अब इसका सेकंड मेथड समझिए। मेथड 2, अगर हम सेट थ्योरेटिकल नोटेशन यूज ना करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन सा नंबर, नाइदर स्टार्ट with a vowel, neither start with a vowel, nor ends with a vowel, nor ends with a vowel, nor ends with a vowel is equal to total, total minus either either start with vowel or end with vowel, ऐसे कह सकते हैं ना, neither nor और either or they are complement to each other, होता है कि नहीं होता। ये बात तो तुम लोग मतलब इंग्लिश ग्रामर से भी सीखते आ रहे हो। नाइदर नॉर और आइदर और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये नाइदर नॉर है, तो टोटल में से आइदर और घटा दो तो नाइदर नॉर बच जाएगा। तो टोटल माइनस नंबर, कौन सा नंबर, आइदर स्टार्ट विद अ वोवेल, आइदर स्टार्ट विद अ वोवेल और एंड विद अ वोवेल, एंड विद अ वोवेल। बस, और ये आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आगे समझ में। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख के याद रख सकते हैं। तो ये तो टोटल तो अपना हो गया था 720 माइनस 420, नहीं 240 था सही जी, मतलब 240 प्लस 240 माइनस 48, तो फाइनली ये अपना आंसर 288 आ गया। अब ये जो दो सवाल हैं ये बहुत बढ़िया हैं, इसको लेंगे क्योंकि ये अगले आने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे उसका एक रिफ्लेक्शन देगा हमें बोर्ड्स में। हाँ, बॉक्स से भी कर सकते हैं। देखो देखो देखो, सही है, तीसरा तरीका भी लेते हैं। तीसरा तरीका, सवाल में क्या बोला भाई, ना तो शुरुआत में वोवेल आना, ना ही एंड में वोवेल आना। तो ठीक है, देखो ऐसा, ये इसको मिटा देता हूँ एक बार, पहले यहाँ लेंगे। अ, ये हमने 6 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। वोवेल के लिए यहाँ और यहाँ मनाई है, सही है। इसका मतलब इस प्लेस पे और इस प्लेस पे आप कॉन्सोनेंट भर दो, ठीक है, भरो। कॉन्सोनेंट है 4, तो इस प्लेस को 4 तरीके से फिल कर लो और इसको 3 तरीके से कर लिया। ये ये जो दोनों जगह भरी गई है, यहां भी कॉन्सोनेंट आया है और यहां भी कॉन्सोनेंट आया है, और ये मैंने ऐसे ही बनाया, ये कॉन्सोनेंट का कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। ओके, सी डॉट लगा मतलब कॉन्सोनेंट पकड़ा मैंने यहाँ पर। अब बीच में तो कोई आपत्ति है नहीं किसी को भी, तो दो कॉन्सोनेंट यूज करने के बाद टोटल मेरे पास 4 लेटर बचे, उन 4 में से 2 वोवेल हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं, और इन चारों को मैं इन 4 डब्बों में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो 12 इंटू 24, देखो चेक करके, ये भी आंसर सही है। मतलब सही क्या, आंसर तो यही है। तरीका हो गया मेथड 3। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं।
अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, बताओ। ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, ठीक है। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो डिस्टिंक्ट हो चाहे अलाइक हो, आगे आने वाले क्वेश्चन जो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे वहां भी ऐसे सवाल आएंगे अलाइक ऑब्जेक्ट्स में भी। जब भी ये क्वेश्चन आए कि ये पर्टिकुलर बंदे हैं, ये हमेशा साथ में रहेंगे, तो उनको क्या करो, दोनों को, तीनों को, जितने भी बंदे हैं, दो तो मिनिमम होंगे, उनको एक जगह ला के रस्सी से बांध दो, या ऐसा नहीं, लोग उनको एक बॉक्स में डाल दो। ये बॉक्स में डालने का मतलब ये है कि अब ये अंदर साथ में रहेंगे, बॉक्स के अंदर जितने लोग साथ में रहते हैं उसको आपको केवल एक ऑब्जेक्ट काउंट करना है, केवल एक ऑब्जेक्ट, ठीक। बाकी सब डिस्टिंक्ट रहेंगे, ठीक है। वो उसका मीनिंग क्या है, देखो उसको बहुत ध्यान से समझना है, और एक दो क्वेश्चन में आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसने ये बोला ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, देयर आर टोटल 2 वोवेल्स इन दिस वर्ड झांसी। तो मैंने क्या किया, जो ए और आई है इनको एक बॉक्स में डाल दिया, तो ये बॉक्स एक ऑब्जेक्ट हुआ, और बाकी जे, एच, एन और एस, तो अभी मेरे पास टोटल 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, है नहीं है। इन 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं एक लाइन पर 1 2 3 4 5 इन पर अरेंज करूं तो 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। इन पांचों को तो करना है, लेकिन ये जो दोनों बंदे बॉक्स के अंदर हैं, साथ में रहते हुए ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, यानी कि बॉक्स के अंदर इनका इंटरनल अरेंजमेंट, एक तो ए आई है, एक आई ए भी होगा, तो इंटू 2 फैक्टोरियल इनका इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से करना पड़ेगा। नहीं समझे बात, फिर सुनो, फिर सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं सारे केस बना बना के बता दूंगा। देखो जब भी कभी ये बोला जाए कि ये बंदे साथ में रहेंगे, ठीक है, उन बंदों को एक जगह लाके रस्सी से बांध दो, और रस्सी से बांध के बॉक्स में रख दो, रख दिया, और उसको एक ऑब्जेक्ट काउंट करना है, बाकी सब जितने हैं सो है, तो 4 तो ये और 5 ये। अब आपका सवाल जो है ना एकदम फ्रेश है कि ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनके टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सबको एक साथ लेना ही है, तो इनके टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। मैंने वही लिखा 5 फैक्टोरियल इनटू, अब वो जो दोनों बंदे अंदर हैं उसमें ये बोला गया कि ये दोनों अंदर साथ में रहेंगे, पर ये नहीं बोला कि ए पहले रहेगा और आई बाद में रहेगा, या आई पहले रहेगा ए बाद में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब वो साथ रहते हुए आपस में तो अपनी जगह बदल सकते हैं ना, तो दो बंदों के टोटल जो अरेंजमेंट है वो 2 फैक्टोरियल होंगे ना। अब भी नहीं समझे, अगर बॉक्स के अंदर 3 होते तो 3 फैक्टोरियल होता, बॉक्स के अंदर 4 होते तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब भी नहीं समझे, क्लियर है एकदम। और अगर इसका अपोजिट सवाल आए, मतलब ये आपके इस सवाल का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वाले में क्या बोला गया, वोवेल्स आर सेपरेटेड या नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे भी आएंगे कि भाई जैसे एक टीम फॉर्मेशन करना है, और दो बंदों ने बोल दिया भाई हम तो साथ में काम नहीं करेंगे, या तो ये करेगा या तो मैं करूंगा, या अलग अलग टीम में काम करेंगे, या हम साथ में बैठेंगे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। तो जिस भी बंदों के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन हो कि हाँ ये साथ में नहीं रहेंगे, उनको बोलो साइड में खड़े हो जाओ, तुम्हें बाद में देखेंगे। और पहले जो अच्छे बच्चे हैं जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है उनको बिठाओ, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जैसे देखो इस 7th क्वेश्चन में ये ए और आई इन्होंने मना कर दिया भाई हम नहीं साथ में रहेंगे, दोनों हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, हम तो अलग अलग बैठेंगे। तो इनको बोला एक काम करो साइड में खड़े हो जाओ दोनों, बाद में बिठाएंगे तुम्हें, ठीक है। अब ये जो बाकी 4 बंदे हैं इनको बिठाओ, 1 2 3 4। अभी मैं आज बॉक्स नहीं बना रहा हूं,
आज इसको बोलते हैं गैप मेथड, कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया गैप, गैप को फिलिंग करना। तो हमेशा दो लोगों के बीच में एक गैप रहता है, इसलिए पहले मैंने इन 4 लोगों को बिठाया जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी के साथ भी बैठने में, और उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो गया। आई बात समझ में? अब 1 2 3 4 और 5, ये 5 ब्लैंक स्पेस हैं, जो करेक्ट मार्क किया है ना, ये 5 ब्लैंक स्पेस हैं। इन 5 में आप इन 2 लोगों को बिठाओगे, एक प्लेस पे एक ही बैठेगा, तो कभी भी साथ में नहीं आएंगे ना। देखो मतलब इन दोनों में से पहले बंदे के पास बैठने की कितनी चॉइस है? 5 चॉइस है। तो एक जना 5 तरीके से और दूसरा 4 तरीके से बैठ सकता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। आई बात समझ में? तो टोटल कितना हो गया? 120 और 480। हाँ, फिर से बोलूं? देखो फिर सुनो। सबसे पहले आप क्या करो, जिन जिन लोगों ने ये बोला कि भाई हम साथ में नहीं रहेंगे, या हमें उनको साथ में नहीं रखना, ऐसा नहीं कि वही बोलेंगे, कुछ बातें हमारी तरफ से भी हो सकती है कि हमें इनको साथ में नहीं रखना, दोनों भी हो सकती है। तो जिनको साथ में नहीं रहना या हमें उनको साथ में नहीं रखना, उनको हमेशा साइड में खड़ा कर दो, और बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं पहले उनको बैठाओ। तो यहां पर ए और आई साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन है, वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो इसलिए हमने उनको अलग से खड़ा कर दिया। और बाकी के जो 4 बंदे हैं जे एच एन एस, इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से बिठा दिया। ठीक है, अब इनके बीच में आप देखोगे कि 5 गैप्स हैं, 1 2 3 4 और 5 गैप्स हैं कि नहीं है? इन 5 प्लेसेस में आप इन 2 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हो, ये सवाल है। मतलब जब आपने जे एच और एन एस को बिठा लिया था, उनको बिठाने के बाद आप अभी इनके बारे में मत सोचो, अब आप केवल ये देखो कि 5 चेयर्स हैं, 5 चेयर्स घर में मान लो, 5 चेयर्स हैं और मेहमान आए 2, तो उन 5 चेयर्स पे 2 गेस्ट को कितने तरीके से बिठा सकते हो आप? पहले गेस्ट के पास कितनी चॉइस है? 5, कहीं भी बैठ सकते हैं। अब एक को बिठा दो, दूसरे बंदे कितनी चॉइस है? तो टोटल 20 ऑप्शंस है कि नहीं? इफ द चेयर्स आर नॉट आइडेंटिकल विद द कंडीशन, है ना, चेयर्स आर ड्यूली नंबर, उन पे नंबर पड़े हुए हैं। आइडेंटिकल की चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 20 तरीके से बैठा सकते कि नहीं बैठा सकते? तो वही काम मैंने यहाँ किया, ए और आई में से ये दोनों गेस्ट थे और 5 ये जो बीच में स्पेस थी, ये वो चेयर्स हैं। अब एक बंदे के पास 5 चॉइस हैं और दूसरे के पास 4 चॉइस हैं, तो आ गया कि नहीं आंसर? 24 इंटू 20, 480। बोलो क्लियर है कि नहीं? एकदम समझ में आ गया? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए लिखिए, लिख लो, 1 मिनट के बाद हो जाए कोई बात। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी अब n फैक्टोरियल यूज करना सीख गए होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिसमें अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कुछ को लेकर अरेंज करना हो, जैसे अभी तो क्या था, झांसी जो वर्ड लिया था हमने, उसमें 6 के 6 लेटर्स के अरेंजमेंट देखे हमने। लेकिन अगर ये बोल दीजिए कि झांसी जो वर्ड है उसके 6 लेटर में से 4 लेटर्स को लेकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 4 को लेकर, तो वो क्वेश्चन हम लोग एफपीएम से ऑलरेडी कर चुके हैं। केवल 6 में से 4 लेटर्स को लेकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो उसको भी एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखो कैसे, अगर मैं आपको पुराने वाले ज्ञान के बेस पे ही बताऊं, जैसे जो हमने एफपीएम में पढ़ा था कि भाई ये टोटल 6 लेटर्स हैं और हमें इससे 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड, तो 4 बॉक्स बनाऊंगा मैं, 4, और स्पेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? 6, इसको, फिर ऐसे कर रहे थे। इसी बात को अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीखना है, बस इतना सी बात है, ठीक है? तो n फैक्टोरियल के बाद में बेटा जो आप लोगों का नेक्स्ट सिंबल आ रहा है ना, वो है NPR,
और PNR, ठीक है। तो सपोज we have n distinct objects. Suppose we have n distinct objects. मान लो कि हमारे पास n distinct objects हैं. Then total number of arrangements, अरेंजमेंट बोलना और परमुटेशंस बोलना एक ही बात होती है. टोटल नंबर ऑफ arrangements of these n objects taking r at a time, taking r, जहां पर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है. n से ज्यादा तो नहीं हो सकती, बट n तक कुछ भी. जैसे मान लो 6 लेटर हैं, 6 में से एक को लेके कितने बन सकते हैं, 2 को लेके कितने बन सकते हैं, 3 को लेके कितने बन सकते हैं. याद करो डे 1 हमने एक सवाल किया था पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट थे हमारे पास. उसमें हमने सवाल पहला किया था 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 5 डिजिट के कितने बनेंगे, 6 डिजिट के कितने बनेंगे. तो वही सवाल कर रहे हैं हम, नया कुछ भी नहीं है, बस उसी चीज को फॉर्मुलाइज कर रहे हैं आज कि फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर. बॉक्स बनाने से बच जाएंगे, बस इतना है, ठीक है. तो यहाँ पर यही लिखा है, सपोज वी हैव n distinct objects, then total number of arrangements of these n objects taking r at a time. इसका आंसर देना है हमें. तो याद करो कैसे करते थे हम वो क्वेश्चन. अगर मेरे पास 6 डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 और मुझे इन 6 में से इन 6 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो मैं क्या करता था, 3 बॉक्स बनाता था. तो 6 इंटू 5 इंटू 4. अगर मुझे 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 डिजिट का बनाना है तो बराबर. मतलब जितने भी डिजिट के नंबर बनाने थे या जितने डिजिट सेलेक्ट करने थे उतने ही बॉक्स बनते थे कि नहीं. अभी मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं, आर, तो मतलब आर बॉक्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे. तो आर बॉक्स मैंने बना लिए, ये बन गए देखो आर बॉक्स. ये आपका फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है और ये आरथ बॉक्स है. नाम भी लिख देते हैं, ये फर्स्ट है भाई, ये सेकंड है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है, बॉक्स मान लो या प्लेस मान लो, और ये आरथ प्लेस है, ठीक है. लेकिन बैठने वाले बंदे हैं ना, ये ध्यान रखना, वहां भी तो 6 होते थे ना, 6 डिजिट. तो अब बताओ मुझे इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं. रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड, टेकिंग आर एट ए टाइम, रिपीटिशन नॉट अलाउड. तो इस प्लेस को कितने तरीके से, एन, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और आरथ को. और 1 कैसे हो जाएगा, आर की वैल्यू एन के बराबर होती तो 1 होता ना. गजब बच्चे हैं भाई. पहले वाले में n माइनस 0 है, वो फर्स्ट प्लेस था. दूसरे वाले में n माइनस 1 है, वो सेकंड प्लेस था. तीसरे वाले में वैसे n माइनस 2 है, वो थर्ड प्लेस था. यहाँ n माइनस 3 आया, ये फोर्थ प्लेस था. तो आरत में n माइनस r माइनस 1 ही होगा ना. और उसके बाद आप अच्छे बच्चों की तरह क्या करते थे, एफपीएम लगा देते थे. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज, ये अरेंजमेंट से मतलब है कि जैसे आपने वो सवाल दिया कि 6 डिजिट थे, 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो वो जो 4 डिजिट के नंबर्स हैं वो अरेंजमेंट्स ही हैं, दे आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, यूजिंग एफपीएम, एफपीएम यूज कर रहे हैं ऑफ कोर्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो क्या बन गया बताइयो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू लास्ट में n माइनस r प्लस 1. ये आपका फॉर्मूला बन गया. लेकिन
अब इसको देख के तो लग रहा है ये तो साइज में बड़ा ही है यार, इससे बड़े तो हम बॉक्स बना के निकाल लेते तो वही ठीक था। तो अब इसको थोड़ा और छोटा करते हैं फॉर्मूले को, देखो कैसे छोटा करेंगे। n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन तक तो ये पहले से था। आप ध्यान से देखो ये एक एक कम होता जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके आगे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, एन माइनस आर आएगा, एक ही तो घटाना है। इससे नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, इससे नेक्स्ट में क्या आएगा, और एन और आर दे आर, एन तो नेचुरल नंबर है और आर जो है वो होल नंबर है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति तो आएगी कि जब लास्ट में केवल वन बचेगा। तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, वन से लेके एन माइनस आर तक के जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव, उनसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया या दिए गए रिजल्ट में मल्टीप्लाई किया और उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया। तो n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू अप टू वन। बोलो समझे कि नहीं समझे। ऐसा देखने से या ऐसा करने से मुझे कुछ फायदा हुआ, यस। न्यूमरेटर जो है वो एक से लगा के n तक के कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट बन गया, देख लो। इसे हम n फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। तो ये है n फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर जो है वो वन से लेके n माइनस आर तक के कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, जिसे हम लोग n माइनस आर फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। तो छोटा हुआ कि नहीं फॉर्मूला। ये जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है। इसी को हम लोग NPR बोलते हैं, ठीक है। तो NPR ये सिंबल हो गया और इसका फॉर्मूला बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। एंड ऑफ कोर्स जो ये डिफाइन है वो n बिलोंग्स टू n, r बिलोंग्स टू w एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर n की वैल्यू r से ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर r की वैल्यू n से ज्यादा है तो मतलब तब उसका आंसर आपको जीरो लिखना है। जीरो क्यों, ये सवाल ऐसा हो गया जैसे हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और बोला इन 6 डिस्टिंक्ट डिजिट से 10 डिजिट्स का नंबर बनाओ जिसमें सारे डिजिट डिस्टिंक्ट हो। कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने नंबर पॉसिबल है, जीरो। तो जीरो बोला जाएगा आंसर। नॉट डिफाइंड जैसा कुछ नहीं है, राइट। आगे की बात समझ में। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स और 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स टेकिंग 10 एट ए टाइम संभव ही नहीं है ना, एक भी अरेंजमेंट नहीं हो सकता ऐसा। तो इसलिए उसका आंसर हम जीरो बोलेंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज जीरो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो नॉट डिफाइंड हो गया। रिपीटेशन तो ऑफ कोर्स नॉट अलाउड, लिख दिया बड़े बड़े लेटर्स में। आगे समझ में, क्लियर है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते वो समझो। जो पहले क्वेश्चन किए थे वही करेंगे, फटाफट नोट कर डालो। हाँ भाई नोट कर लिया। हाँ बस ऊपर की 2 लाइन, बाकी का आराम से लिखते रहो। तो NPR, जो NPR है ये ध्यान रखना। देखो ये n जो है इसके लेफ्ट के सुपर सफिक्स में है और ये लोअर सफिक्स में है, ठीक है ना। और इसके लिए कभी कभी ये सिंबल भी आपको देखने को मिल सकता है PNR,
और कुछ कुछ बुक्स में ANR भी सिंबल यूज किया है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते जनरली। अगर वो कहीं ANR ऐसे लिख के बताएगा तो फिर वो बताएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, और फॉर्मूला जो है आपका ये हो ही गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा, एंड इट विल बी 0 इफ n इज लेस देन r। ओके, ठीक है। देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल लो। मान लो कि आपसे पूछा गया हाउ मैनी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, सेकंड 4 डिजिट नंबर्स can be formed अच्छा, चाहे फैक्टोरियल ये n फैक्टर वाला फॉर्मूला हो, चाहे NPR हो, ये सभी फॉर्मूले NPR और n फैक्टोरियल ये तभी होते हैं जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। दोनों बातें याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है और या रिपीटिशन अलाउड है, तब ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स और 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using the digits 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये सवाल है, कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके। हाँ, हाउ का M बन गया, उल्टा W होना चाहिए, होम बन गया ना, वो पूरा होम बना। ओके, अभी बाकी ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लिए। ओके, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो, ध्यान दो। देखो ये क्वेश्चन आप लोग डे 1 भी कर चुके हो और इसका आंसर आप लोग इजीली निकाल सकते हो। आपको इन डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो आप 3 बॉक्स बनाएंगे, पहले को 6 फिर 5 फिर 4, कितना हो गया 120, और 4 डिजिट कितने हो गए 6 5 4 3 360 360, है कि नहीं। लेकिन यही सवाल अब नए तरीके से समझो, देखो ध्यान से, ये अप्लाई करना सीखना बहुत जरूरी है। जो आप लोगों की एनसीईआरटी में 3rd एक्सरसाइज है ना, उसमें सारे क्वेश्चन आज आपको वापस से करने हैं इस कंसेप्ट से। 7.3 अगेन इन होमवर्क, और आज जो है 7.3 करते टाइम आप लोग एफपीएम यूज नहीं करेंगे, एनपीआर यूज करेंगे। ठीक, देखो टोटल डिस्टिंक्ट जो डिजिट्स हैं वो क्या है, कितने हैं 6, तो n इक्वल टू 6। आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, 6 में से 3 डिजिट कितने तरीके से चूज करके अरेंज किए जा सकते हैं, 6p3, 6p3 ये पहला आंसर है। और दूसरा आंसर है 6p4, 6 में से 3 को लेकर कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो 6 में से कितने 3 को लेकर कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है 6p3। 6 में से 4 को लेकर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 6p4। p मतलब परमुटेशन, परमुटेशन इज जस्ट द सिनोनिम ऑफ अरेंजमेंट, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना। ऐसा बोल देना कि हाउ मेनी वेज दीज 6 डिजिट्स कैन बी परम्यूटेड टेकिंग 3 एट ए टाइम और 4 एट ए टाइम। तो परम्यूटेड का मतलब अरेंज्ड,
रेंज पूछ रहा है वो कितने बन सकते हैं, समझ में आ गया। और यही सवाल ऐसे पूछता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर 4 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो नंबर्स की बात करना, तो वो भी तो अरेंजमेंट ही है ना, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करते रहोगे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर बनता रहेगा, सिंपल, तो एक ही चीज है। अब बात आती है इसकी वैल्यू निकालने की, तो फॉर्मूला क्या है एनपीआर का, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ रोक दिया, और नीचे तो 3 फैक्टोरियल बच गया, और ये 3 फैक्टोरियल पर रोका ही इसलिए था ताकि इतना बच जाए, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, देखो वही सेम था कि नहीं आंसर जो आप बॉक्स बना के निकाले थे, और 6p4 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये तो 720 होता है, याद ही है हमें, वैसे भी 7 फैक्टोरियल तक हमने याद कर रखे हैं, और 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 मतलब 360, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बॉक्स बिना बनाए ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 4 boys and 4 girls are to be seated in a line. 4 boys and 4 girls are to be seated in a line. 4 boys and 4 girls are to be seated in a line. To be seated in a line. ठीक है, find first question, number of ways they can be seated, number of ways they can be seated when or एक मिनट, they can be seated so that लिखो, so that no two girls are together, no two girls no two girls are together, ठीक है। इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, और all the girls are separated, इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है, number of ways they can be seated so that all the girls are separated, ठीक है। सवाल लिखो, एक और लिखो, सेकंड, not all the girls are together, second question, not all the girls are together, not all the girls are together, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और at least one girl is separated, at least one girl is separated from the rest of the girls, third question,
बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, और इसी क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते हैं, और बॉयज एज वेल एज गर्ल, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड, और इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, और ईच बी, बी मतलब बॉय, ईच बी follows the G, each B follows the G and each G follows the B, each B follows G and each G follows B। ठीक है, तो यही एक सवाल को तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहले ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर मतलब कोई भी दो लड़की साथ में नहीं, कोई भी दो, तो तीन कैसे आ जाएंगे, दो ही नहीं बैठ सकती, तो दो हो गई ना साथ में, फिर उसमें तीन में, तीन में दो हो गई कि नहीं साथ में। देखो, नो टू गर्ल्स आर सेपरेटेड, कोई भी दो साथ में नहीं रहेंगे, कोई भी दो साथ में नहीं है, मतलब ऑल द गर्ल्स आर सेपरेटेड। तो जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ध्यान दो कि अगर किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि ये साथ में नहीं रहेंगे, तो आप उनको बोलो कि आप साइड में खड़े हो जाओ, हम आपको बाद में बिठाएंगे, ठीक है। और पहले जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो है बॉयज, तो उनको बिठा दो, है कि नहीं। तो फोर बॉयज को देखो ध्यान से, ये एक दो तीन चार, ये बॉयज हैं, और इनको फोर फैक्टोरियल तरीके से हमने एक लाइन में अरेंज कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है। अब इन बॉयज के बीच में आप देखोगे पांच गैप्स हैं, है या नहीं है। जब हम लोग एनसीआर का सिंबल यानी सिलेक्शन करना सीख लेंगे तब भी ये क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, इसके और ज्यादा पार्ट से लेके। फिलहाल हमने जितना सीखा है उतना ही करेंगे। अब देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच प्लेस हैं, लेकिन इन पांच प्लेस को चार बंदों से अरेंज करना है हमें। वो बंदे ने बंदियां हैं एक्चुअली, चारों गर्ल्स हैं, तो उन चारों लड़कियों से इन पांच प्लेसेस को अरेंज करना है। तो पांच में से चार प्लेसेस चूज करके उनको अरेंज करना, मतलब 5P4, समझे नहीं। ये पांच प्लेस फोर गर्ल्स के लिए अरेंज करना है। या अगर ये बात कम समझ में आई हो तो ऐसे समझो, फिर सुनो ध्यान से। पहले फोर फैक्टोरियल तरीके से आपने बॉयज को बिठा लिया इनटू, अब आपने देखा कि भाई पांच गैप्स बन गए, पांच स्पेस अवेलेबल हैं, पांच प्लेसेस अवेलेबल हैं, लेकिन बैठने वाले जो गर्ल्स हैं वो तो चार ही है ना। तो पहली लड़की के पास कितनी चॉइस है, पांच, पांच चॉइस है, एक बिठा दो उसको। दूसरे के पास कितनी है, फिर बस। तो यहां भी आप देखोगे ये तो 24 आ रहा है, और ये 5 फैक्टोरियल मतलब 120 आ रहा है, और यहां भी उतना ही आ रहा है, 24 इंटू 120। चेक करो, आगे समझ में। तो कितना आगे मल्टीप्लाई करके, 2880, क्लियर है। तो ये हो गया व्हेन नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। अगर इसमें यही पूछता नो टू बॉयज आर टुगेदर, तो भी यही आंसर होता। फिर क्या होता, बॉयज को पहले बिठाते, गर्ल्स को, यस यस यस, गर्ल्स को पहले बिठाते और बॉयज को साइड में खड़े कर देते, तो फिर उसके बाद उसमें रहना था। समझ रहा हूं मैं। ओके, दूसरा सवाल क्या है, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं है, सारी लड़कियां एक साथ नहीं है। तो क्या क्या लगता है क्या करना चाहिए इसको, मतलब उसने, हालांकि मैंने और में लिखवाया कि एक लड़की तो ऐसी है, मान लो सब, मान लो चार लड़के हैं, चार में से अगर तीन एक जगह हो भी गई, तो एक लड़की ऐसी है जो उनसे दूर रहेगी, उनके साथ नहीं आएगी। तो इसको कैसे सोच रहे हो, क्या करेंगे इसके लिए, एक सिंपल केस, टोटल में से आप केवल वो केस हटा दो जब चारों लड़कियां एक साथ रहती हैं, समझे कि नहीं। टोटल में से, टोटल मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, टोटल बिना रेस्ट्रिक्शन कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल,
भाई 4 बॉयज 4 गर्ल्स को लेके टोटल 8 बंदे हैं, 8 में 8 के 8 डिस्टिंक्ट हैं, तो उनके टोटल अरेंजमेंट्स होंगे 8 फैक्टोरियल। और उसमें से आप केवल वो एक केस कम कर दो, कौन सा? जब चारों लड़कियां एक साथ ही रहती हैं, उन्होंने बोल दिया हम तो साथ में ही रहेंगे, तो टोटल में से जैसे ही आपने वो केस कम किया तो आपके पास वो सारे केसेस बच गए, जब कम से कम एक लड़की ऐसी है जो सबके साथ नहीं रहती। वो 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट कम से कम एक तो पक्का है। आई बात समझ में? तो अब बात आती है कि ये कैसे निकालेंगे कि ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। अभी उस बारे में चर्चा हुई थी हमारी। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था? नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो टोटल माइनस ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ऑल 4 गर्ल्स, 4 ही हैं वो, चारों के चारों एक साथ, ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो टोटल तो हो गया भाई 8 फैक्टोरियल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अगर 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को लाइन में बैठाना है तो 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। माइनस, अब ये हमें निकालना है, ये निकालना है ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर। तो मैंने अभी बताया था आपको कि उन गर्ल्स को मान लो नाम है G1 G2 G3 G4, और बॉयज जो हैं वो हैं B1 B2 B3 B4। ठीक है, अब ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो इनको क्या किया, रस्सी से बांधकर बॉक्स में डाल दिया। हाँ, ऊपर से स्ट्रिप भी लगा दी, ऊपर से टेप लगा दी, बराबर। रितेश गड़बड़ी है। ओके ओके, ध्यान दो। अब देखो G1 G2 G3 G4, ये ऑल द 4 गर्ल्स आर टुगेदर नाउ। अब ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, एक तो ये और 4 ये, तो इनके टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, 5 फैक्टोरियल हुए कि नहीं? अब जो गर्ल्स अंदर हैं उन्हें आपस में तो इंटरचेंज होने में कोई आपत्ति नहीं है, तो 4 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अंदर ही, 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही समझ गए। तो आपका आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आएगा। तो 8 फैक्टोरियल कितना था, 5040 7 का था। ठीक है, निकाल लो जो भी आता। हाँ नहीं ठीक है, घटा के बताओ कितना बच रहा है। ये 40320 है क्या? ओके, 40320, और ये 120 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो, 2880। अभी आया था पिछले सवाल में, अब घटा के बताओ। हैं 3, सही है, इतना हो तरीके। क्लियर है कि नहीं मामला? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कि यही था? हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। तो अब बताओ क्या जो हमने पहला सवाल किया था उसमें और इसमें क्या अंतर है? है 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 अंतर है, यस अंतर है। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो पहले ध्यान दे, इसमें क्या पूछा तीसरे में, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो ये डिपेंड करेगा, दो अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला, स्टार्टिंग बॉय से हुई या स्टार्टिंग गर्ल से हुई। पिछले वाले में क्या थी प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। ये इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहला और तीसरा तो एक ही जैसा सवाल है, लेकिन वास्तव में अलग अलग है। देखो, और बहुत बड़ा अंतर है इसमें, बहुत बड़ा। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, ये है। ठीक, अब मान लो मैंने यहां पर बॉयज को बिठाया B1 B2 B3 B4, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, और उसके बाद हमने गर्ल्स को बिठाया था कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, ये था ना। तो अगर मैं यहां पर 1 2
3 4 5, आपने बोला था कि 5 प्लेसेस में हम गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं, तो गर्ल्स कोई भी 2 साथ में नहीं रहेंगी, ऐसे ही था, यही था ना। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने एक लड़की को यहाँ बिठाया, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पे, ऐसा बिठा सकते कि नहीं? तो यहाँ गर्ल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट कहाँ है? ये दोनों बॉय बॉय आ गए ना साथ में। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि पहला केस और तीसरा केस अलग अलग है। इसमें तो ये बोला गया है कि ये दोनों के दोनों अल्टरनेट रहने चाहिए, यानी कि बॉय गर्ल इस टाइप से आना है, समझे? यहाँ तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। मान लो आपने इधर बिठा दिया होता तो यहाँ ये दोनों साथ में आ गए थे, आते थे कि नहीं आते थे? तो इसका मतलब गड़बड़ तो है, और केस में तो डिफरेंस है दोनों में, तो फिर करेंगे कैसे अभी? अब सोच के बताओ। 5 की जगह 4 जगह लो, 5 नहीं, 5 प्लेस नहीं ले सकते आप। देखो, आप इसमें 2 केस बना देंगे, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट। आप क्या करो, बॉय से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग विद द बॉय और स्टार्टिंग विद द गर्ल, ठीक है? और आया इसलिए प्लस लगाया बीच में, 2 केस बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बी 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 बी, ये बॉय से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 यही जगह है 4। तो बॉयज को जब बैठाया वो 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठे, और गर्ल्स को भी बिठाया वो भी 4 फैक्टोरियल तरीके से ही बैठेंगे, समझे? या गर्ल्स को बिठाया वो 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठे, और उसके बाद बॉयज को बिठाया, यही बैठेंगे बस, और कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो भी 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपका हुआ 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये बहुत बड़ा अंतर है सवाल में। इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कह रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे जिसमें आप लोग देखोगे कि यार ये तो यही बात थी जो हमने पिछले वाले सवाल में पढ़ी थी, और अगले वाले में भी यही है, तो फिर ये तीनों सवाल अलग अलग क्यों दे रखे हैं, है ना? तो उनमें बहुत माइनर माइनर अंतर होता है, सोचना पड़ेगा। इसके लिए पहले तुम लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया ताकि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, उसके बाद वो काम यहाँ आएगी। और इस चैप्टर के बाद में आप लोग फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो वहां और ज्यादा काम आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए तो बेस है ये। यहाँ से आप फेवरेबल निकालना सीखोगे, टोटल निकालना सीखोगे, वहां पर बस खाली फेवरेबल अपॉन टोटल करना है, ठीक? तो बताओ बच्चों, आज का लेक्चर क्लियर है? ओके। तो कल जो है हम लोग एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है NCR, ठीक है? सो टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।